से ज्यादा दायित्व हो जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम है कांग्रेस पार्टी का और महाराष्ट्र प्रदेश का। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी ने जो कहा कि राजू साहब ने कि उन्हें जो प्रोग्राम दिया है वो जो अपना राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में हुआ था उसका पालन यहाँ पर हो, जो कि पूरे महाराष्ट्र देश में अपने राज्य के आधार पर सब राज्यों में उस तरह की शुरुआत हो। तो मैं के राजू साहब को जो उन्हें सूचना की है, मैं उनको इतना ही कहूंगा कि आपने जो सजेशन हमें दिया है उसका पालन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस करेंगी, ये विश्वास मैं शुरुआत में देता हूं। हमारे सामने बहुत प्रश्न है। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हैं। अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर हम लोग 2024 के चुनाव तक नहीं संभाल सके तो जिस तरह से हमारे मित्र राजेश निर्विद्या जी ने कहा कि 31 एलसी की जो बात कही, ये हमारा अधिकार है, हमें संविधान में मिला है। और लेकिन जब हमारा संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हमें इंसान जैसे जीने की हमारे पास व्यवस्था ही नहीं रहेगी। जो देश में सरकार बैठी है वो हर पल संविधान को नोच रही, तोड़ रही, खत्म करना चाहती है। और ऐसे समय में हम पहले ये सोचना है, मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजू साहब भी है, आप भी हो, और मैंने प्रदेश में भी जब कार्यक्रम हुआ तब भी हमने कहा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, वो अदर वाले को दिया नहीं जाएगा, हम पार्सल लाएंगे नहीं, ये तो हमने पहले शुरुआत में कहा है। और रही दूसरी बात कि जिसको चुनाव लड़ना है वो अभी से ही लोगों में बीच में घुस जाएगा। जो सर्वे आएगा वो सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी, क्योंकि हमें जीतना है राजू जी, हमें हारने के लिए नहीं और किसी को संभालने के लिए। एक बार जीत गए, हम सत्ता में बैठे तो संगठन के सब लोगों को, अभी तक तो होता नहीं था लेकिन हमने सोचा है अभी कि जैसे हमारी सरकार आती है तो संगठन में काम करने वालों को, कई महामंडल होते हैं, कई योजनाएं होती है, उसको पहले तो सरकार 5 साल के बाद, हमारा सबसे बड़ी गलतियां जो हुई है और अब हमारे हाईकमांड ने भी वो बात को एक्सेप्ट किया, जब हमारी सरकार आती है तो हम संगठन भूल जाते हैं, और हमारी सरकार आती है तो हम संगठन भूल जाते हैं, और सरकार जाने के बाद फिर संगठन को पकड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, सरकार और संगठन साथ में चलेंगी। ये भूमिका और हमारे नेता राहुल गांधी जी की है और उस आधार पर अब ये मूवमेंट खड़ी होगी। और हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे, नहीं तो मैं इस पार्टी का पदाधिकारी हूं, मेरा टिकट का अधिकार है, पर मेरा लोगों में कुछ नहीं है, तो फिर क्या करोगे? हमारे आज मैं बोलता हूं महाराष्ट्र में ये परिस्थितियां है। मैंने शुरुआत में कहा कि ये शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का राज्य है। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियां है। तमिलनाडु में जाओगे तो वहां की परिस्थितियां अलग है, केरल में जाओगे तो वहां की परिस्थितियां अलग है, इवन इनके हरियाणा में जाओगे तो अलग परिस्थितियां है, बहुत अलग अलग परिस्थितियां। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जिसने हमेशा शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती से पकड़ के रखा है। हमारा राज्य कभी गलती से भी बीजेपी के पास नहीं जा सकता, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हुई, उससे हम लोग चौथे नंबर पे आ गए। अभी बगैर चुनाव लड़े हुए आप दूसरे नंबर पे आ गए, 1 नंबर पे आ गए। अगर चुनाव आ जाए तो कि हमारे राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन 1.25 साल से नहीं रहे, इतना डर पैदा हो गया सरकार को कि जैसे ही अगर लोकल बॉडी चुनाव हो जाएंगे तो इसमें आज कई लोग महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, ये सब पदाधिकारी बन के यहाँ पे आ गए। लेकिन हमारे यहाँ पर 1.25 साल से लोकल बॉडी चुनाव बंद कर दिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो आप पदाधिकारी चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं?
2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे तो फिर कहां से टिकट मिलेगी? पहले ये बात को तो सोचना पड़ेगा हमें। हम लोग तो रेगुलर सिस्टम में बात कर रहे हैं, अभी ये रेगुलर सिस्टम नहीं बची है, जहां पर झूठे आरोप लगाकर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी की कार्रवाई करने के लिए उनके ऑफिस में जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है। कल मुंबई में हमारी वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में इंडिया अलायंस का एक आंदोलन सरकार के विरोध में किया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, आंदोलन नहीं करने दिया। कहां लोकतांत्रिक रहा? व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमें तो पहले व्यवस्था बचाना हमारा पहला दायित्व है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम अगर अनुयायी है तो हमें संविधान बचाने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि मैं जो रथ को वहां तक लेके गया और तुम आगे नहीं ले जा सके तो उसको पीछे में भी मत लाओ, उसको रोक के। आज हमारे सामने सबसे बड़ा वो दायित्व है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने वो है। अगर आज हम उस बात को अगर सोचेंगे नहीं कि हम लोग चुनाव होगा, चुनाव का टिकट हमें मिलेगा, जमीन में हमारा कुछ नहीं रहेगा तो भी हमको टिकट मिलेगा, तो उसमें क्या होगा बताइए राजेश जी? चुनाव लड़ने वाले, चुनाव कैसे खतरनाक होता, आपने 4 बार विधानसभा लड़ी है, एक बार फेल हुए, आउट हुए, 3 बार जीते तो नमस्ते, हारे तो कोई पूछता भी नहीं, समझ लो ना। तो क्या हम इनको, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को बर्बाद करने की व्यवस्था करेंगे? हमें तो एक सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों को, मैंने अपनी मीटिंग कई बार हुई और मैं हर मीटिंग में आपको कहा कि मैं कहीं बाहर का नहीं लाऊंगा, मैं आप में से ही दूंगा, लेकिन आप लोगों में सर्वे आना चाहिए, उस हिसाब से आपकी लड़ाई अभी से शुरू करो। कितने साल पहले कहा? 2 साल पहले। आज भी कह रहा हूं 6 महीना बाकी। मैं कोई आपको अलर्ट कर रहा हूं, फिर मेरे पे केरा जी भी आ जाएंगे, फिर राजेश लिलुडिया जी भी आ जाएंगे, हत्या अम्बेरे जी भी आ जाएंगे, तो मैं मानूंगा नहीं। मैं हारने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं जीतने के लिए लड़ाऊंगा। मानिए आपको हाथ खड़ा करो, नहीं तो क्या बोले जाते आप देखो, आप 30 वोट ELC कहा गया एकदम क्लियर है हमारी भूमिका महाराष्ट्र की। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का दायित्व ये महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है और उसमें हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे दोनों। अरे हमारा एकदम क्लियर। आज महाराष्ट्रामध्ये मैं 50% जाने का महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्रामध्ये आपण आज पाहतो आहे की आमच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद केल्या जातात। 65,000 शाळा बंद केल्या। इथं आपण बसलेली सगळी लोक जे आहोत हे आपण खेड्यातून आले, हे काही शहरातून आलेले लोक इथं, हे आपण सगळे जवळपास इथून आलेले लोक खेड्यातून आहे। मी पण खेड्यातून, बाळासाहेब पण खेड्यातूनच आहे। मी पण आपल्या गावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलो। समजा त्या काळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा गावात नसत्या तर तुम्ही आणि आम्ही काय शेतामध्ये काम करत राहिलो असतो ना। आमच्या वडील आई वडील शिकले नसते, ते शिकले नसते तर त्यांना कुठेतरी शहरात गेले नसते, मग आपण शहरात नसतो आलो। आज ही व्यवस्था जी है हमारे महाराष्ट्र में 65,000 स्कूलें जिला परिषद की बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया है पढ़ संख्या के आधार पर। महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि 80,000 टीचर आज कम है, स्कूलों में टीचर ही नहीं, और सरकार ने एक नया जीआर निकाला कि वहाँ बच्चे नहीं है करके हम स्कूल बंद कर रहे हैं। कितना अच्छा काम है, स्कूल में टीचर भी नहीं देने का, और टीचर नहीं दिया तो बच्चे नहीं तो स्कूल बंद, और इसका पूरा के पूरा प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। जो स्कूलें सरकार ने नहीं खोली थी, जब आजादी के पहले भी गांव में स्कूल बनी थी, गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर जमीन दी, वहां पे छोटा सा स्कूल बनाया, वहां पे बच्चे पढ़े। और फिर बाद में जब हमें डेमोक्रेसी मिली, जब हमारी पंचायत राज शुरू हो गया, तो उसमें जिला परिषद को तरफ सब स्कूलें हैंडओवर करने का काम हुआ, और फिर अभी स्कूलों के माध्यम से हमारे गांव में बच्चे किसान के हो या गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने तो स्कूलें बंद करने का निर्णय ले लिया।
अगर कल बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि एजुकेशन शेरनी का दूध है, तो अब वो एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो शेरनी का दूध कहां से मिलेगा? तो मूल सब्जेक्ट ये है कि जो मूल इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से ये लोग क्लाइमेट बना रहे हैं, उसमें हमें अलर्ट होना है। कौन एमएलए बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन महानगर पालिका में बनेगा, कौन नगर पालिका बनेगा, कौन जिला परिषद बनेगा, ये हमारा लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी है कि इस व्यवस्था को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, कांग्रेस ने किया, इस लोकतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। जब हमें देश को आजादी मिली, मैं करवा बोलता हूँ, पब्लिक में भी बताने का काम करो, क्योंकि नई पीढ़ी को इतिहास पता नहीं है। बीजेपी बताती कि कांग्रेस ने क्या किया। आप लोगों ने बताना है कि जब हमें आजादी मिली थी, तब हमारे पास ना फौज थी, ना पीने का पानी था, ना खेतों में पानी था, ना बिजली थी, 50 गांव में बिजली थी, ना हमारे पास सुई बनाने की व्यवस्था थी, ना रैकेट बनाने की सुविधा थी, ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर इस देश को खड़ा करने का काम कांग्रेस विचार ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस के बने, उनने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को आगे ले जाने का और संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने किया। और जो लोग आज देश में सत्ता में हैं, जो धर्म के आधार पर झूठे सपने दिखाकर देश में सत्ता में आए, वो देश बेच के देश चला रहे हैं। ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। आज जिस तरह से युवा हमारे राज्य में, तो नौकरी के नाम से अब नौकरी नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं रहेगा उसमें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक जैसे ये जो अपने वॉचमैन होते ना, वॉचमैन को किसी के मकान किसी कंपनी को देने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो वॉचमैन किसी के घर में भेजता है, फिर उसका रहता कंट्रोल उसके ऊपर। महाराष्ट्र में उस हिसाब से अब कर्मचारी की भर्ती वैसी हो, कौन से डिपार्टमेंट को कितने कर्मचारी चाहिए तो एक कॉन्ट्रैक्टर भरेगा, उसमें कोई आरक्षण नहीं रहेगा। ये व्यवस्था महाराष्ट्र में बनाई गई। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण हमें दिया है नौकरी में, एजुकेशन में, जब स्कूलें हमारी नहीं रहेगी, जब हमारी नौकरियां हमारे नहीं रहेगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहां बचा है? तो मुझे यह लगता है कि हमारा ये जो 2 दिन का सेमिनार हुआ, तो इसे जो हमारे पे जो आज रोज हमला हो रहा है, हमारे संविधान पे हमला हो रहा है, हमारे अधिकार पे हमला हो रहा है, इस विषय की चर्चा इसमें होना है। और यही बात है, क्योंकि आज जैसे मुझे याद है कि महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधार योजना, शायद आपके राज्य में नहीं होगी, आपके राज्य में नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधार योजना हमारे अंतुले जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुई। तो गांव के गरीब लोग जो रहते हैं, वो गरीब लोगों को, विधवा लोगों को 500 रुपया, 1000, 1200 रुपया तक उसका पेंशन जैसे योजना बनाई। तो उसका 50% जो था वो 50% केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार 50%। अब केंद्र सरकार ने 50% देना ही बंद कर दिया, गांव के निराधार को पैसा मिलना बंद हो गया। ओबीसी के बच्चों को गए 5 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी गई। अब अगर पिछड़े के गरीबों के बच्चों को अगर आप देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी जात बताते, पहला यह प्रधानमंत्री है कि वो अपनी जात बता रहे। आज तक अपने देश में जितने प्रधानमंत्री बने उसने उन लोगों ने कभी अपनी जात नहीं बताई। ये पहला प्रधानमंत्री है कि अपनी जात बताते घूमता है, और जिसकी जात नहीं होती उसको बताना पड़ता है। खरबूज जैसा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा देश का मुखिया इस तरह से अपनी जात बताते घूम रहा है, लेकिन उन्हीं के जात का वो बता रहा है, तो उन्हीं के जात के बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे नहीं भेजता। जो पिछड़े गरीब लोग हैं उनको महीने के 500 रुपया उनको देना है, 600 रुपया उनको देना है, 600 रुपया राज्य सरकार देती, वो नहीं देता है। तो किसकी बात होगी? हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई किसके लिए थी? जो इंसान
आखिरी के पंक्ति में बैठा है, जिसको आज तक आजादी की इस व्यवस्था का उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ, उनकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते थे, बहुजनों की लड़ाई। क्योंकि बाबा साहब कहते थे बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, यही कहते थे ना बाबा साहब। जो आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस बात को, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ताकत के साथ पार्लियामेंट में रखे, वो कई बार रखे, लेकिन अब इस बात को एक नया मोड़ आ गया। जैसे कल बिहार में जाति न्याय जनगणना का सर्वे आया, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, जिसका हमारे मित्र राजेश लोटिया जी ने भी उल्लेख किया। राहुल गांधी जी खुद पार्लियामेंट में और सोनिया जी ने कहा कि विमेन बिल आपने जो लाया है वो किस आधार पर आरक्षण आप डिसाइड करो। आप लोगों ने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार के समय 2011 में जो जनगणना हुई, जो सेंसस हुआ, उसके आंकड़े अभी तक डिक्लेयर नहीं किए। आप सेंसस कौन से आधार पे इस रिजर्वेशन को सामने रखेंगे? वो बोलते हैं कि 24 को नहीं 29 में होगा। और एक जुमला दिया, जुमला बोला जुमला तो नौकरी का भी दिया था 2 करोड़ का, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे, किसान को दुगना दाम देंगे, ऐसे कई जुमले दिए। लेकिन अभी महिला का आरक्षण का बिल जो लाकर विधानसभा और लोकसभा में भी महिला आरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन उसका भी जुमला दिया, क्योंकि वो 2029 में चालू होगा, 24। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हमारे देश में अगर राष्ट्रीय सेंसस नहीं होगा, क्योंकि बिहार ने सेंसस कर लिया, लेकिन बिहार का सेंसस उस राज्य को होता है, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि ये जो सांघिक प्रणाली में जो स्टेट बने हुए हैं उसका मेन जो होता है वो केंद्र सरकार है, और राष्ट्रीय सेंसस जब तक होता नहीं तब तक उसको कोई वैल्यू नहीं। राष्ट्रीय सेंसस, क्योंकि उसको आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था बिहार के सेंसस को। तो आखिर राष्ट्रीय सेंसस ये सबसे बड़ा होता है, और राष्ट्रीय सेंसस जब तक होता नहीं तब तक इस देश के बहुजनों को, जो 85% लोगों की बात हम कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, और वही पूरा करने का हो, तो हमें राष्ट्रीय सेंसस जो राहुल गांधी जी ने, जो सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात पार्लियामेंट में रखी, उसी बात को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हमारा सर्वे नहीं होगा तब तक हम 85% लोगों को जोड़ नहीं सकेंगे। नहीं तो अपने महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में होता है कि हिंदू बौद्ध की लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है। उसके पीछे का रीजन ही वो है, जब तक अगर सेंसस नहीं होगा तब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन कहां पर। मुट्ठी भर लोग आज देश में सत्ता कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग आज हमारे पसीने का जो पैसा है लूटकर मुट्ठी भर लोगों के पास जा रहा है। जीएसटी जैसा कानून लाकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण था उसको बदलकर जीएसटी जैसा कानून लाया। बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण क्या था, मैंने कई बार आपको बताया, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, ये बताना पड़ेगा आपको। बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण था कि बड़ों से पैसा लो और आखिरी इंसान तक वो पैसा पहुंचाने का काम किया जाए। और उसी आधार पर कांग्रेस ने गांव में जब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रास्ते नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, स्कूल नहीं थे, वही पैसे के आधार पर ये सब स्ट्रक्चर खड़ा है। लेकिन जैसे ही जातिवादी व्यवस्था सत्ता में आई, जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण बदलकर जीएसटी लाया, तुम लोगों को उसमें टैक्स पे किया और तुम्हारा पैसा छीनकर मुट्ठी भर लोगों के घर में पैसा पहुंचाने का काम शुरू। आज भी देश की तिजोरी खाली है। आपने देखा होगा सितंबर में सबसे ज्यादा जीएसटी आज तक का जमा हुआ, लेकिन आप अगर माहिती के अधिकार में पूछोगे तो केंद्र की सरकार का जवाब आएगा कि आज भी देश की तिजोरी खाली है, पैसा जा कहां है। देश रोज पैसा कर्जा ले रहा है। हम लोग 100 रुपए में कर्जा ले रहे थे, ये करोड़ों रुपए में कर्जा है। फर्क कितना है। हमने अगर 50 साल राज किया तो हमने 45,000 करोड़ का कर्जा हमारे पे किया, लेकिन ये 9 साल में 1 लाख करोड़ के ऊपर, क्योंकि हमारा जो आंकड़ा है उससे
और 9 साल में 1 लाख करोड़ इन लोगों ने कर्जा। कितना हुआ? 150 लाख, यानी 1 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने 9 साल में लिया। इतना सारा हमारा पैसा कहां जा रहा है? देश की तिजोरी में सोना गायब हो गया, देश की तिजोरी से पैसा गायब हो गया, और रोज हमें महंगाई का मार हमारा पे दी जा रही। रोज मैं तो, हमारी सरकार तो अभी 500 रुपए में कई सिलेंडर दे रही है, लेकिन ये हमारी सरकारें जैसी घोषणा, जहां जहां सरकार आ रही है वहां पे अपनी सरकारें सस्ता करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उस दिन उनके जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, उन्होंने कहा कि हम भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो हम सवाल करते हैं कि भाई तुम हमारे से 1200 रुपए आज तक ले रहे थे, तो ये 700 रुपए कहाँ है हमारा? वो तो वापस करो, इतने दिनों से बराबर है ना। हमें सवाल करना पड़ेगा। हमें डीजल पेट्रोल में, मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे 2024 आएगा, इलेक्शन आएगा, तो डीजल भी तुम्हारा 65 रुपए और 55 रुपए में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद में दाम बढ़ेगा। तालियां क्यों बजा रहे? मैं हमेशा कहता हूं एक बात को कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कच्चे तेल के दाम बहुत सस्ते हैं, तो उसका हिसाब हम देखेंगे तो 55 रुपए में हमें पेट्रोल मिलना चाहिए और 45 रुपए में डीजल मिलना चाहिए। कितना पैसा हमारे से? आखिरी खरीदार तो हम ही है, लेकिन हमारा पैसा किसके घर जा रहा है? ये सोच हम लोगों को बनाना है, क्योंकि हमारे को लूटा जा रहा है, और जब हमें लूटा जा रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने युनाइटेड होकर ये लढाई लढणार। आपको आपल्याला हे सगळे मुद्दे घेऊन जे आपण 2 दिवसामध्ये शिकलात, त्याच्यामध्ये सगळे काही मुद्दे जनहिताचे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला शिकवले गेलेले आहेत। आपली सेफ्टी आपण करू शकतो, कायद्याचा वापर केला पाहिजे, पण कायद्याचा दुरुपयोग पण नाही झाला। कानून का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर कानून का हम जिस दिन दुरुपयोग करेंगे तो लोग हमें अच्छा नहीं बोलेंगे, लोग हमें उल्टा बोलेंगे। बंदूक की लाइसेंस हमें मिल गई, किसी को भी गोली मारने के लिए नहीं होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम जब किसी को गोली मारेंगे तो हमें आतंकवादी घोषित किया जाएगा। हमें सुरक्षा में हमें जस्टिस मिलना चाहिए, यहां तक ठीक है, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता हम लोगों ने करना है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी की बदनामी थोड़ी भी ना हो उसकी चिंता करने का काम हमको करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ गलत करता है, आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप अच्छा करोगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का नाम बढ़ेगा, लेकिन आप थोड़ी भी गलती करते हो तो उससे कांग्रेस पार्टी की बदनामी हो। तो मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपल्याला सगळ्यांना माझी विनंती आहे की पार्टीला कुठेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे, आणि पार्टीची बदनामी होईल असं कुठलंही कृत्य आपल्या हातून होता कामा नये याची खबरदारी घ्या। नाहीतर जसं आपण मला काही तक्रारी सांगितल्या की आम्हाला ते जिल्हा अध्यक्ष बोलवत नाही, आम्हाला विचारत नाही, तर त्यांच्याही तक्रारी वेगळ्या आहेत, आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं एक समन्वय असलं पाहिजे। आपण एका परिवाराचे लोक आहोत, आपलं उद्देश एकच आहे की जातीवादी व्यवस्थेला सत्तेतून बाहेर काढणं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान वाचवणं, हाच आपला एक उद्देश आहे, हाच एक उद्देश आपला। आणि या उद्देशाला कुठेही मान अपमान हा सगळा विषय जो आहे, माझा पण रोज अपमान होतो, म्हणून काय मी आपला बॅलन्स नाही बिघडवायचा असतो। आपल्याला सगळ्यांना बॅलन्स ठेवूनच पुढे जायचं आहे। काय असेल भांडण एका कमऱ्यात बसून त्याला निपटवता येतं, पण सार्वजनिक पद्धतीनं कुठल्याही गोष्टीची वाच्यता होता कामा नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे। मी काँग्रेस पक्षाचा प्रमुख आहे नात्यानं, तुम्ही माझ्या परिवारातले सगळे लोक आहात, त्यामुळे माझा सल्ला तुम्हाला तोच राहणार आहे की अजिबात आपल्याला बाहेर
काही असेल ते आपण बसून चर्चा करू. मी तुम्हाला वेळ देईन, काही तुमचं त्या जिल्हा पातळीवर निपटलं नाही, पण जाहीरपणे कुठेही आपल्याला, कारण की आपला दुश्मन कोण आहे? आपल्या नोकऱ्या हिसकवणारा दुश्मन आहे की नाही? आपल्या शाळा बंद करणारा आपला दुश्मन आहे की नाही? हॉस्पिटलमध्ये लोक मरतात आहेत. नांदेडमध्ये काल 38 लोक मेली, औरंगाबादमध्ये 16 लोक मेली, ठाण्यामध्ये वेगळे मेले. आता त्यांना आपल्याला श्रद्धांजली द्यावाच लागणार, कारण की हे सरकार पाप करायचं, यांनी खून करायचा, यांनी 302 यांच्यावर 302 ची कारवाई झाली पाहिजे या सरकारवर. आम्हाला आरोग्य हा आमचा संविधानातला अधिकार आहे, शिक्षण आमचा अधिकार आहे. संविधानामध्ये आहे की नाही? दोन्ही आहे की नाही? मग आता शिक्षणही काढलं, आरोग्य काढलं, मग राहिलं का? हा, तेच आता नोकऱ्या पण काढल्या, शिक्षण काढलं, नोकऱ्या काढल्या, आरोग्य काढलं, सगळंच काढलं, मग राहिलं का? तर आपल्याला कोणाशी भांडायचंय? या ज्या भाजप यांच्याशी भांडायचं. मग त्यांच्याशी भांडायचं असेल तर आपलं भांडण काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? मिटवलं पाहिजे ना. नाही मिटलं तर मी आहे ना, बरोबर. म्हणून आपण या वर्गात जे 2 दिवस आपण शिकला, मग काय आमच्या हत्यारे साहेब काय एकदम ताव देऊन टाकतात मला. मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याला तावलं नाही. दुसरं मगाशी राजेश लिलोडे साहेबांनी सांगितलं, भीमा कोरेगावचं उदाहरण. 500 लोकांनी लाखो लोकांना संपवलं, बरोबर. तर त्या 500 लोकांनी डोक्याने केलं. एक ऐका, जिंकले का? आपले 500 लोक डोक्याने जिंकले. त्यांनी आपल्यासारखी हुम्मतगिरी करून टाकली असती तर ते 500 लोक आपसात भांडले असते तर ते निपटवलं असतं त्यांनी आपल्या 500 लोकांना. म्हणून डोक्यानं बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचे, इकडचं वापरायचं, इकडचं. म्हणून मी आपल्याला सांगतो की ही जी वेळ आहे डोक्याची आहे, ही वेळ आपसातल्या लढाईची नाही आहे. ही लढाई आपण, कारण की राहुलजी इतके 4000 किलोमीटर चालले पैदल, इतके सारे लोक आपल्या बरोबर आली, राहुलजीच्या बरोबर आली. म्हणून आपल्याकडे सगळं वातावरण बरोबर झालं असं नाही. वातावरण बनलेलं आहे, पण वातावरण टिकवणं हे आपलं काम आहे. वातावरण टिकवणं आपलं काम आहे की नाही? टिकवणं काम आहे की नहीं? ना आदर्श बच्चे लोग है। आपके बच्चे आदर्श ही रहते हैं। हाँ, आपके बच्चे आदर्श ही रहते हैं। और ये ज्यादा लड़का देते हैं। गलत क्या है? मैं आपने राजेश जी कभी पूछा था, महाराष्ट्र बहुत वैचारिक स्टेट हमारा, और हमेशा मैंने कहा कि शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की ताकत हमारे महाराष्ट्र को हमेशा प्रेरित करती रही है। और अभी तुमको अभी से मैं बता रहा हूँ, इस हमारे क्योंकि शिरडी ये हमारे साईं बाबा की भूमि है, कर्मभूमि है, और उनकी जन्मभूमि भी रही है। और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, और बाबा का आशीर्वाद लेके जाता है तो वो झोली भर के ही जाता है। मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अगली आने वाली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार यहाँ पे बनेगी, और सबसे ज्यादा सांसद जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र से ही आपको मिलेंगे। मैं अभी से आपको इनकी वजह इनकी तरफ से वादा करता हूं, इनकी तरफ से वादा। ये स्थिति महाराष्ट्र में, और इसलिए महाराष्ट्र में जो के राजू साहब ने जो मुझे यहाँ पर उदयपुर के बारे में कहा, तो उसका पूरा इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। उसका अभी से मैं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजू वाघमारे को डेप्यूट करता हूं, और इस कार्यक्रम की तैयारी जो राजू साहब ने जो बताई है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में करो तुरंत। अभी ये जैसे ही दिवाली होती है, दिवाली के बाद पहला सेमिनार महाराष्ट्र में, दिवाली के बाद 6 महीना नहीं, दिवाली के बाद पहला सेमिनार अपना हो जाना चाहिए। उसकी तैयारी में अभी से लगो आप, और आपको मैं कोऑर्डिनेटर बना देता हूं उसका। चलो, और क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिससे उम्मीद हमारे राष्ट्र नेतृत्व से ज्यादा है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या हमारे नेता राहुल जी हो या सोनिया जी हो, और इसलिए हमसे उम्मीद रखना स्वाभाविक है क्योंकि हम शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा के महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए हमारा जो दायित्व है ज्यादा बनता है। और मैंने अभी राजेश जी से कहा था कि हमारे महाराष्ट्र में 39 हमारे सेल है और उसमें 16 सेल हमारे पूरे फुल एक्टिव है, और बाकी को भी हम लोग अब काम में लगा रहे हैं। जो काम नहीं करेंगे उनको निरस्त करेंगे, नए लोगों को डिप्यूट करेंगे, काम करने वालों को ही वैल्यू देने का। राजेश जी अभी वो समय नहीं है, आदमी संभालने का समय नहीं है, अभी संगठन संभालने का समय है। और इसलिए मेरी कंप्लेंट भी तुम्हारे पास आती है दिल्ली में, कैसा हो गया वैसा हो गया। अभी पवन डोगरे बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन थोड़ा सा औरंगाबाद में जाके बिगड़ जाता है। अभी उसको और उनके वहां के संगठन को लेके बैठता हूँ और एक बार उनको सबको करे तो अच्छा आदमी है, लेकिन गांव में नहीं, गांव में थोड़ा सा हम लोग, मेरा एक है ना, मेरा बात समझो, मैं पवन से बात कर रहा हूँ, सबको लागू होगी। हम यहाँ पे कितने भी बड़े, लेकिन हमारे को कुर्सी का सम्मान करना होगा। हमारा शहर का अध्यक्ष हो या जिले का अध्यक्ष हो, इसका सम्मान करना हमें सीखना ही पड़ेगा। हम चेयर का सम्मान नहीं करेंगे, हम व्यक्ति को, अभी जैसे बाला साहब थोड़ा था मेरे से, मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़े सीनियर है, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई साल मंत्री रहे, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है जब पार्टी का हो तो जैसे मैं आऊंगा तो वो खड़े हो जाते, तो मेरा नहीं, वो चेयर का सम्मान। जब तक हम लोग चेयर का सम्मान नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या है, मेरे सामने तो चिल्लर है, मैं तो ऊपर काम करता हूं, ये जो दिमाग में है वो पहले निकाल। हमें जिले का अध्यक्ष जो होता है उसका सम्मान होना चाहिए, और जो रही हमारे सेल के अध्यक्ष के बारे में, फ्रंटल अध्यक्ष के बारे में, मैं हमारे मैं 7 तारीख से हम लोग राजू जी हम संगठन का अढ़ावा ले रहे हैं। हमारा 6 कमिश्नर हेड है, कोंकण, एक उत्तर महाराष्ट्र, एक मराठवाड़ा, एक पश्चिम महाराष्ट्र, अमरावती और नागपुर, ऐसे 6 हमारे कमिश्नर हेड है। तो हम 7 तारीख से हम लोग उनका संगठनात्मक अढ़ावा का काम शुरू है, जो उदयपुर के लेके परसों अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हुई हैदराबाद में, उसी आधार पर हम लोगों ने अभी संगठनात्मक मीटिंग लगाई है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे चेंजेस भी करेंगे और सब अध्यक्ष को भी उसमें समझाएंगे कि ये अपना जो सेल्स का अध्यक्ष है, फ्रंटल का अध्यक्ष है, सबको, और सेल का अध्यक्ष भी उसी इसमें, फ्रंटल के अध्यक्ष ने भी उसका रिस्पेक्ट करना है, उसने भी उनका रिस्पेक्ट करना है। तो ये जब तक हम अपने परिवार में एक भी का रिस्पेक्ट का जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाते, अरे मैं तो एकदम डायरेक्ट नाना बहु का आदमी हूँ, मैं काय को कहता हूँ, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के डायरेक्ट आदमी होंगे, कोई के राजू साहब के डायरेक्ट आदमी होंगे, तो क्या होता है कि अपना ताव अलग लगाते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें सब में संगठन के लिए हम लोगों का सब एक चेयर का रिस्पेक्ट रखना, ये हमारा सबका दायित्व हो जाता है। ये भी सुधार हम सब लोगों को अपेक्षित है। और राष्ट्रीय, जैसे आपने देखा होगा, अब अगर सोनिया जी हो या राहुल जी हो, अपने यहाँ पे अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मैं राहुल जी के बारे में बता रहा हूं। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो सोनिया जी और राहुल जी अलग एयरपोर्ट पे आए मुंबई में, और राहुल जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अलग एयरपोर्ट में आए। तो दोनों के समय जो था वो समय मिलता जुलता था, लेकिन वो एयरपोर्ट से, क्योंकि खुद राहुल जी ने उनको कहा था खड़गे साहब को कि हम लोग एयरपोर्ट में तुमको रिसीव करने आएंगे, तो लेकिन समय ऐसा था कि वो आ नहीं सकते थे वहां से, तो मैं खड़गे साहब को रिसीव करने गया, और राहुल जी और सोनिया जी होटल में पहुंचे, लेकिन जैसे खड़गे साहब आने वाले हैं तो राहुल जी नीचे उतरे और गेट पे उनको रिसीव करने आए, गेट पे रिसीव करने आए। तो ये वो चेयर का रिस्पेक्ट था। हमारे नेता राहुल जी
खुद खड़गे साहब को रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे नेता जिस तरह से वो चेयर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राहुल जी को हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट करके उनको पूरे देश की कांग्रेस तो कार्यकर्ता तो बोलते ही है, लेकिन देश की जनता भी राहुल जी प्रधानमंत्री हो ऐसा लोगों ने अब सोच लिया है। तो ऐसे समय में राहुल जी बोलता कि अरे मैं क्यों जाऊं गेट पे रिसीव करने। ऐसा अगर राहुल जी करते तो किसकी बदनामी होती? कांग्रेस की। किसकी होती? राहुल जी जब खुद खड़गे साहब को रिसीव करने जाते हैं, मैडम सोनिया जी भी आ रही थी, उनकी तबियत ठीक है, नहीं तो सोनिया जी भी गेट पे उनको रिसीव करने आ रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे नेता हमें सिखा रहे हैं। अगर हमारे नेता जो हमारे आदर्श है वो अगर वो उस तरह से ये करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करें? करना कि नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। बिल्कुल। तो अब एक क्लास तो मैं भी थोड़ी बहुत ले लिया तुम्हारी, तो मेरी बहुत लेते रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जो आज हमारा हाईकमांड हमारी तरफ क्या देखता है पता है? जो बीजेपी आज घबराई हुई केंद्र की सरकार, वो किसके वजह से घबराई है? महाराष्ट्र के वजह से। इसलिए उनके नेता लोग महाराष्ट्र में बार बार आते हैं। अभी कभी गृह मंत्री आता है, कभी प्रधानमंत्री आता है, कभी उनका नड्डा आता है। नड्डा जाता पुणे में। नड्डा ने तो क्या किया, कमाल ही कर दिया। नड्डा ने क्या कर दिया कि गया वहां पर दिखावा तो करते हैं दर्शन के नाम से, वो गया आरती कर रहा था, साला बंदा भी चल गया है ना? वहां से तो वो आरती छोड़ के भागा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि महाराष्ट्र में उनको इशारा गणेश जी ने कर दिया, भागो। तो आज जो परिस्थितियां बनी है देश में राजनीति की, तो महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है कि बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में बैठने नहीं देगी। और इसलिए हमारी जवाबदारी, क्योंकि हमारा हाईकमांड भी हमसे वो उम्मीद लगा के बैठा, तो हमारी सोच क्या होना चाहिए कि हमारे हाईकमांड की जो उम्मीद है उसमें खरा उतरना। तो खरा उतरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा कि नहीं? कि नेता एक को धक्के लगाने का। मैं अभी पदयात्रा किया, राजेश जी, अभी हमने महाराष्ट्र में सोचे थे, लेकिन अब कुछ हमारे राज्य में उस समय कुछ गड़बड़ होगी तो कई जगह में नहीं हुई, लेकिन हमने पूर्व विदर्भ में किया 6 जिले में जनसंवाद यात्रा। जैसे राहुल जी का टीम था वही हमने किया। इतना धक्का मारा मेरे को नेताओं ने, चलने की तकलीफ कम, धक्का की ज्यादा रही। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में आए तो धक्का मारने वाले इतने थे, तो अच्छा था कि उनके पास वो सिक्योरिटी थी, तो वो भी छोड़ते नहीं थे। कोई आके बिल्कुल बात पकड़ लेते थे। और राहुल जी की आदत ऐसी थी कि वो एकदम इरिटेट नहीं होते थे, राहुल जी संभाल के ले जाते थे। लेकिन हम धक्का मारने में आगे पीछे नहीं देखते, बड़ा मुश्किल काम है। अब धक्का अपने को नहीं, बीजेपी को मारना। मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि सिद्धार्थ अंबरे आणि त्यांच्या सगळ्या सोबत्यांनी साईबाबांच्या चरणी हे 2 दिवसाचं अधिवेशन घेऊन आपल्या सगळ्या टीमला अनेक विषय देऊन त्यांना मजबूत करण्याचं काम आपण केलं। हे विषय घेऊन आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन आपल्याला एक बघा 2 गोष्टी काही आपल्या गैरसमज होते। एक मिनिट शांत, तुम्हा लोकांना तालुका अध्यक्ष नेमले, काही जिल्ह्यामध्ये अजून तालुका अध्यक्ष झाले नाहीत। एक, तुम्हाला तुमच्या बॉड्या बनवायच्या आहेत खाली, जसं जिल्हा काँग्रेसच्या असतात, युवक काँग्रेसच्या असतात, तसं सेलच्या पण बॉडीज असल्या पाहिजे, तुमचे पण बूथ असले पाहिजेत की नाही पाहिजे?
हे सगळं, कारण की उद्या जेव्हा निवडणुकीला जाऊ काही एक बूथ पळाला तर दुसरा बूथ आपला उभाच पाहिजे. आपल्याला आपले बूथ बनवायचेच, कारण की आपण संविधान वाचवण्याची शपथ घेऊन इथून जातोय. आपण काँग्रेसला जिंकवायची शपथ घेऊन इथून जातोय. आपल्याला आपल्या सेलचे बूथ प्रत्येक ठिकाणी असलेच पाहिजेत. तालुका बॉडी झालीच पाहिजे, प्रभाग झालेच पाहिजे, तालुका आपले मंडळ अध्यक्ष झाले पाहिजे. आपला हे स्ट्रक्चर उभं झालं पाहिजे. आणि मग हे जे बाहेरचे खोडकिडे आपल्याला त्रास देतात, त्या खोडकिड्याची चिंता करू नका, मी आहे का त्याच्यासाठी. माझं सगळी दवाई आहे तिकडची, त्यामुळे मी नाव न घेता त्यांना काय बोलायचं बोलू द्या. पण जेव्हा तुम्ही मजबूत राहणार, प्रत्येक संघटनेच्या ठिकाणी तुम्ही ज्या पद्धतीनं आपलं स्ट्रक्चर उभं कराल, तर त्यावेळेस बाबासाहेबांच्या अन्वयाचा एक वोट पण वोट विभाजनामध्येही जाणार नाही. कारण की आपलं 14 आणि 2019 मध्ये आपण जे हारलो कशात, महाराष्ट्र में चुनाव क्यों हारे 2014 और 19 में, हमारा वोट विभाजन बहुत बड़े पैमाने है. कई आ गए, कई ने अपना अपना चमत्कार दिखाया, जैसे तुमने नाम लिया जब, तो ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोगों ने लगा कि अपनी ताकत दिखाए, तो अपनी ताकत दिखाते दिखाते अपनी ताकत खत्म हो, उनका भला हो, उनका भला हो. तो आता आपल्याला एकदम स्ट्रक्चर इतकं मजबूत करायचं आहे की आपलं एक वोट सुद्धा, आपलं वोटिंग पण झालं पाहिजे आणि आपलं एक वोट पण विभाजन झालं नाही पाहिजे, याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. त्यामुळे आपला प्रत्येक मत हा संविधान की राह पर, म्हणजे संविधान वाचवण्यासाठी पंजा या चिन्हावर गेलंच पाहिजे, अशा पद्धतीचं आपल्या संघटनेकडून मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मला विश्वास आहे की आपल्या बूथवर आता ज्या काही निवडणुका येतील त्या निवडणुकांमध्ये आपले बूथ आपल्याला प्रत्येकाला बघता येतं. बरं, मशीन मध्ये पहिलेच्या काळात पेट्या होत्या, आता आपण ते मशीन बदल काही होत नाही. मशीन मधूनच आपल्याला कळतं की कोणत्या बूथवर कोणाला किती मतं मिळाली. त्याच्यामुळे आपले बूथ जे राहतात त्या बूथवर कुठेही काँग्रेस कमी पडणार नाही, याची खबरदारी तुम्हाला सगळ्यांना घ्यायची आहे. घेतली का? हाथ बढ़ते करो ना. ये बोल रहे हैं अभी वोट विभाजन नहीं होने देंगे और पूरा वोट कांग्रेस को ही बाबा साहब अनुयायी का मिलेगा, यह ऐसा विश्वास आपके सामने लोगों ने किया है. ध्यान देना चाहिए. मैं कर दूं? अरे मैं बोला अपना जो ड्यूटी है वो करो ना. सबका ड्यूटी मैंने अलग अलग लगाया, सबका ड्यूटी अलग अलग है. अपना सेल देखो, सेल की निर्मिती क्यों की जाती है? कांग्रेस पार्टी ने सेल की निर्मिती की जो हर तबके के लोगों को कांग्रेस पार्टी में स्थान मिले. आज आप लोगों को अगर ये सेल नहीं रहता तो आपको स्थान मिलता क्या? भेटला असतं का बाई? मग सिटीला आला असतं का? म्हणून काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला वेगळं एक सेल निर्माण करून दिलं. त्याचा अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्ती आंबेरे बनवला आणि हत्ती आंबेरेंच्या नेतृत्वात तुम्ही लोक उभे झालात. मग आता आपलं काम कसं हत्तीसारखं असलं पाहिजे ना. बरोबर. मला हे बघा, माझं तुमच्यावरच आहे. सगळा खेळ जो आहे ह्या सेलवरच आहे. बरं, बघा आपले जेवढे सेल आहेत तिकडे ऐका, मी तुम्हाला सांगतो. विभाग, चला विभाग, आपल्या विभागावर मी तुम्हाला सांगतो. मी तुम्हाला काय वेळ देतो, मी आता आमच्या दोघांची चर्चा चालू होती की कुठला प्रदेश अध्यक्ष विभागाला वेळ देत नाही महाराष्ट्रामध्ये. त्यांनी ते मनोज मगाशी तो हिंदी सांगत होता, हरियाणी भाषेमध्ये ते सांगत होते. इथं वेगळंच काढायचं, वेगळंच शासन. तर मी तुम्हाला सांगतो, कारण मला माहिती आहे तुमची ताकद. मला महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस सत्तेत आणायची आहे, एक नंबर पार्टी करायची आहे, तर तुमच्या विभागांच्याच भरोसा. जेवढे आम्ही विभाग निर्माण केलेला आहे त्या सगळ्या विभागाला मी वेळ देतो, त्या विभागासोबत मी चर्चा करतो आणि त्याच्यामुळेच उद्या ही ताकद आपल्याला कामात येईल.
आणि मगाशी सांगितलं तुम्हाला की संधी जी आहे त्याला निवडणुका लढायची असेल त्याला मला कोणाला विरोध करायचा नाही. तुम्ही जा तिथून तुमचं नाव, कारण की आता अभी दिल्ली ने क्या किया बताओ, ये राजू साहब वो नहीं बताया आपने. अभी कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां जहां भी चुनाव हो रहे, केंद्रीय सर्वेक्षण कर रहे कि नहीं, AICC से सर्वे कर रहे कि नहीं, उम्मीदवारों के नाम हमने भेजना है. उम्मीदवार के नामों को भेजने के बाद सर्वे कौन करता है वो करते हैं ना, हम भी राज्य का करेंगे, लेकिन दिल्ली करती की नहीं. पहिले होता था क्या ऐसा? पहिले काँग्रेसमध्ये आपलं तसं सर्वे नव्हता. आपल्याला निवडणुका लागल्या, जशी निवडणुका जाहीर झाल्या मग स्क्रीनिंग कमिटी यायची, मग आपल्या ते टिळक भवन मध्ये आपण सगळे एकत्रित यायचं, मग तिकीटचं तिथं फायली गोळा करायच्या, अशी पद्धत होती. आता कर्नाटकमध्ये तर 1 महिन्याच्या पहिले तिकीट डिक्लेअर झाली, म्हणजे 6 महिन्यापासूनच प्रक्रिया सुरू होऊन जाते. आता आपल्याला तिकीट जे आहे, मी तुम्हाला वारंवार सांगतो, तुम्हाला कोणी नेता तिकीट देणार नाही. मी जाहीरपणे सांगतो, तुम्हाला लोक तिकीट देणार. म्हणून तुम्ही ज्याला जे ज्या निवडणुका लढायच्या असतील त्यांनी आपल्या आपल्या भागामध्ये आतापासून काम चालू करा. रेडीमेड व्यवस्था बंद. रेडीमेड व्यवस्था बंद. मग आता हे झालं तर मग आता दिल्लीने समजा मी एखाद्याची शिफारस करू शकून कशी करू, एखाद्याचं समजा 20 नंबर असेल, पण एखादा खूपच पक्षासाठी काम करते तर 19 असेल तर 19ला 20 ढकलता येईल, पण तो 5 वर असेल आणि 20ला बरोबरी कर म्हणून तो होईल का? होईल का? ते एकदम सिंपल आहे. म्हणून माझं तुम्हाला एक गोष्ट मी इथून तुम्हाला याच्यासाठी एवढा वेळ सांगतोय, इथून माइंड फ्री करून जा. तुम्हाला जे शिकवलेलं आहे ते इथं आला म्हणजे तिकीट भेटली याच्यासाठी नाही, हे डोक्यातून काढा. तुम्हाला लढायचं असेल तर त्याची तयारी तिकडे करा. इथून विचार घेऊन तुम्ही चाला आणि हे विचार तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवा. लोकांना युनायटेड करा, संघटन मजबूत करा आणि भाजपचा अत्याचारी व्यवस्थेची जाणीव लोकांना करा. आज आपल्यातले लोक या महागाईमुळे काय अवस्था आहे. मी पुण्याला गेलो होतो मधल्या काळात, मी अनेक ठिकाणी सांगितलं, 3 महिन्याच्या पहिलेच तिथल्या पोलीस कमिशनरने मला सांगितलं की 219 लोकांनी आत्महत्या केल्या पुण्या शहरात. मी विचारलं कशासाठी आत्महत्या केल्या, म्हणले साहेब महागाईमुळे घर चालवणं मुश्किल झालं, त्याच्यात महिलांची आत्महत्या जास्त वाढली. म्हणजे आज सांगायचं तात्पर्य असं आहे, मैंने महंगाई की वजह से पुणे शहर में 219 लोगों ने सुसाइड की, उसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है, पुलिस कमिश्नर मेरे को बताया. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये महंगाई से अपन जो सब तो गरीब परिवार से, गरीब तबके से, अमीर तो है ही नहीं अपन लोग, तो आज गरीब लोगों का जीना दुभर हो चुका है. महंगाई आज रोज मार रही है. तो इशू बहुत है. लोगों के बीच में घुस के अपने को लोगों को आज हिम्मत देने का समय है. और ऐसे समय में आप सब भीमसैनिक जहां के लोगों में बाबा साहब की ऊर्जा लोगों तक पहुंचाओ और लड़ाई को जीतने के लिए खड़े हो जाओ. यही मकसद लेके आपको यहां से जाना है. मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं. जय हिंद.